और सच ये है, ये सब क्यों बोलते रहे अब तक भी कि हम 15 अगस्त को आजाद हो गए। आपके जीवन में ऐसा मोड़ कब आया जब आपने सोचा कि अब मुझे आर्मी ही ज्वाइन कर? मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने वो नौकरी की होगी और मुझे समझ में आ गया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं रेवोल्यूशनरी टाइप का रहा हूँ, लेकिन जब फायर खुला तो मेरा एक सिपाही नारायण घाट तो वहीं मर गया और 5 लोगों को गोली लग गई। उनका स्टेटमेंट मेरी साइटेशन बन गया और मुझे वीर चक्र मिला। मैंने एक किताब लिखी है, आज मेरे देश को सुभाष चाहिए। कि आप इंजीनियरिंग के बाद एक कंफर्टेबल करियर चूज कर सकते थे, बट आपने डिसाइड किया आर्मी में जाना। देखिए, हिंदुस्तान की आबादी करीब 144 करोड़ है और फौज है करीब 13 लाख और उस 13 लाख में फौजी ऑफिसर हैं केवल 30,000। अब आप कल्पना कीजिए कि ये 30,000 ऑफिसर पूरे हिंदुस्तान के लिए हैं और जो IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब हैं, ये लाखों में हैं। हिंदुस्तान के अंदर सभी युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। एक सवाल पूछता हूँ, अगर पृथ्वीराज चौहान ने सहनशीलता दिखाते हुए पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। और आपसी अभिवादन में, म्यूचुअल ग्रीटिंग्स में जब एक दूसरे के साथ मिले तो जय हिंद बोले और जय हिंद बुलवाएं। बस खड़े होके नहीं, मेरा ये सबसे बेस्ट फोकस सर। थैंक यू सर, मैंने आपसे सच में ही आज बहुत 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 कुछ सीखा। हर जनरेशन्स के पास कुछ हीरोज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं होते, बल्कि जनरेशन्स को इंस्पायर करते हैं अपने जीवन के बलबूते पर। और आज हमारे पास स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने सिर्फ देश की सेवा नहीं की, बल्कि अपनी जिंदगी के पड़ाव को डिसिप्लिन, करेज, लीडरशिप क्वालिटीज को जी कर सिखाया है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक पेरेंट हैं, या फिर जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, देन आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ टुडेज कॉन्वर्सेशन। क्योंकि आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप को समर्पित करी। मैं बात कर रही हूँ वीर चक्र अवार्डी, इंडियन आर्मी के वेटरन, ऑथर एंड राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के नेशनल प्रेसिडेंट। I'm talking about Colonel T.P. Tyagi. Sir, it's an honor that you are here. It's a complete honor for Neha ma'am, for us, and for our audiences. Sir, आपको कैसा लग रहा है? How do you feel about it? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आप ने मेरे बारे में जो 2-4 अच्छी बातें कही हैं उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। Sir, जय हिंद यार। जय हिंद, तो आप- जय हिंद, जय हिंद। इस पॉडकास्ट की शुरुआत जय हिंद से बनती है। जय हिंद। yes, yes. गुड के आने से सर हमारी भी एनर्जी डबल हो गई। नहीं, नहीं, That's ट्रू, दैट्स ट्रू। सर, सबसे पहले पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया इस पॉडकास्ट के लिए। जो भी फ्यूचर में अभी इस पॉडकास्ट को देखेगा या सुनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है वो खुशी से और पूरी एनर्जी से और पूरे जोश से भर जाएगा। सो अगर सर हम आपकी शुरुआत करते हैं, आई थिंक पीपल नो सर एज वीर चक्र अवार्डी, लीडरशिप, कर्नल, ऑथर। पर अगर हम टाइम मशीन से पीछे जाएं, मे बी वेर यू बिगैन इन योर स्कूल लाइफ, तो कौन थे टीपी त्यागी जी? देखिए, मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही यूनिक रही है, डिफरेंट रही है। मुझे दूसरी क्लास के बाद छठी क्लास में दाखिल कर दिया गया, यानी कि मैंने तीसरी, चौथी, पांचवी 3 क्लासें पढ़ी ही नहीं है। ऐसे कैसे? और मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे और एक MMH स्कूल है गाजियाबाद में, उसमें मुझे दाखिल कर दिया और उनकी डर की वजह से वो मुझे छठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक प्रमोट करते रहे और मेरे नंबर आते थे 60 में से 1, 60 में से 2, ऐसे नंबर आते थे, Okay. मगर हर साल मुझे प्रमोट करते रहे। 10वीं क्लास में पहली बार मेरे बाबा जी ने मेरे को सुबह जल्दी उठाने की आदत डाली और मेरे से कहा कि जल्दी उठो और 40 किशमिश हैं, इन्हें प्रकार जिसे कंपास कहते हैं, उसकी नोक से ये 40 किशमिश खाओ। जब तक वो 40 किशमिश खाता था मेरी नींद खुल जाती थी।
उसके बाद में फिर वो मुझे कुछ पढ़ाने लगे। जब 2-4 सवाल मेरे से खुद हो गए तो मुझ में बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया। मैं सेकंड डिवीज़न में विद ग्रेस पहली दफ़ा पास हो गया 10वीं में। उसके बाद फिर मैं 12वीं में फर्स्ट आया। बैचलर ऑफ साइंस में मैं आई टॉप द कॉलेज, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। तो उसके बाद मेरा ये काम बढ़ता रहा। लेकिन इन द स्टूडेंट लाइफ आई वाज नॉट ए वेरी स्टूडियस स्टूडेंट। मेरठ कॉलेज मेरठ में जब मैं बीएससी कर रहा था तो बीएससी करने के तुरंत बाद एमएससी में एडमिशन लिया। जैसे ही एडमिशन लिया कोई बात हो गई, एक प्रोफेसर को मैंने चांटा मार दिया। अब वो चांटा मारने के बाद मुझे मेरठ यूनिवर्सिटी से उन्होंने रेस्ट्रिकेट कर दिया, यानी कि मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन नहीं ले सकता था। तो मैंने फिर वहां से भाग के इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर में बीआरसी विश्वेश्वरैया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने आर्मी ज्वाइन की। सर ये जो आपकी जर्नी रही थी टू आर्मी, ये कोइंसिडेंटल जर्नी थी या फिर वेल प्लान्ड जर्नी थी? सर जैसा हमने बताया, स्कूल हमें पढ़ना सिखाता है, लेकिन जीवन हमें जीना सिखाता है। जिंदगी जी। में बहुत कुछ सिखाती है। जी, तो आपकी जीवन में ऐसा मोड़ कब आया जब आपने सोचा कि अब मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है? जी वो सब पल कौन सा था? इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री करने के बाद में तुरंत मेरे को नौकरी मिल गई, और मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर उन्होंने मुझे अपॉइंट कर दिया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने वो नौकरी की होगी, और मुझे समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं रेवोल्यूशनरी टाइप पर रहा हूँ। तो मैंने आर्मी का एसएसबी का फॉर्म भरा। थोड़ा सा मुझे एक लगाव था आर्मी की यूनिफॉर्म से, इसलिए मैंने वो फॉर्म भर दिया। फॉर्म के अंदर जब डिटेल मांगे गए तो मैंने वो वाले इशू को पेंसिल से दबा दिया कि मुझे रेस्ट्रिकेट किया गया था मेरठ यूनिवर्सिटी से। तो फिर उनका सवाल आया कि आपने जिस चीज को पेंसिल से या पेन से दबाया है, बताइए क्या लिखा था। उनको तो मालूम था। फिर मैंने बताया कि ये लिखा था। कहने लगे नो प्रॉब्लम, हमारे यहाँ डकैत भी एक्सेप्टेबल है और अच्छा आदमी भी एक्सेप्टेबल है। सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो वो है वही ओरिजिनल करेक्टर उसका रहना चाहिए। आप रेस्ट्रिकेट किए गए थे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी एक्सेप्ट यू। और मेरे को इस तरह से उन्होंने सेलेक्ट किया इलाहाबाद में। And I think this is very beautiful thought, no? That everybody is seen equal, no matter what your past has been. या आप कितने rebellious, positively और negatively रहे। साक्षी, तो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सर आज मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ, बहुत एंजाइटी है, बहुत कंपैरिजन है, बहुत कंपटीशन है। तो सर आपके जमाने में वो क्या चैलेंजेस नहीं थे, या आप लोगों के अंदर ऑलरेडी इतनी शक्ति थी कि सब चीजों को आप बहुत बैलेंस हैंडल कर लेते थे, बैलेंसिंग कर लेते थे? आजकल बच्चों में सर वो उत्साह तो देखने को मिलता है, लेकिन हिम्मत भी वो बहुत जल्दी हार जाते हैं। आई थिंक आई एग्री। तो सर वो चैलेंजेस आपके साथ भी बहुत रहे होंगे, तो आप आजकल के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ता जा रहा है, बहुत प्रेशर बच्चों पर बढ़ता जा रहा है। देखिए, बच्चों को बताना पड़ेगा जी। बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती। ये बताना पड़ेगा कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। ये बताना पड़ेगा कि हार को कभी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हार में तो और ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि इसने आपको दोबारा से खड़े होने का मौका दिया है। 2-4 ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे अब्राहम लिंकन। जी। अब्राहम लिंकन शुरू से लेके किसी भी कंपटीशन के अंदर पास नहीं हुए, किसी भी कार्य के अंदर उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इवेंचुअली जाके वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी लाइफ के अंदर जिस आदमी ने कभी जीत का मुंह नहीं देखा वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना। यानी किसी भी हार को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये अल्टीमेट है। कभी कभी जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चा ये महसूस करे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं तो पक्का ही फेल हो जाऊंगा, तो ऐसे समय में मेरा सजेशन है कि कमरे में, बंद कमरे में जाके 5-7 मिनट के लिए नाच के खूब जोर जोर से गाना गाए।
5-7 मिनट के लिए। सवाल क्या होता है कि एक मोनोटनी को तोड़ना होता है। तो अब इसके कई रास्ते हैं, जैसे मैंने एक बताया। ये भी हो सकता है कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ते पढ़ते इतनी तकलीफ हो गई है कि अब तुम्हें क्रोमेटिक एब्रेशन समझ में नहीं आ रही है, तो केमिस्ट्री पे आ जाओ। और केमिस्ट्री में अगर ये लग रहा है कि मुझे C2H5OH समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर बायोलॉजी पे आ जाओ। मीन्स चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट समटाइम्स गिव यू ए ब्रेक। जी तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, और ये काम के ऊपर जो पेरेंट्स है उनको भी ध्यान देना चाहिए। मगर ये कब तक? ये 16, 17, 18 साल तक। उसके बाद में तो बच्चा अपने आप व्यस्त हो गया, तब उसे अपने आप ये काम करना है। और कुल मिला के एक बात बतानी है कि सपने देखो, बड़े सपने देखो। सपने वो नहीं होते जो आप रात में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। एक्चुअली मैम मैं सर की बात से 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं भी हर किसी को सर यही सजेशन देती हूँ, सपना जी। देखोगे नहीं तो पाओगे कैसे। जी 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 सपना हमेशा ऊंचा देखना चाहिए। अगर जी, ऊंचाइयों पर पहुंचता है, शून्य जी, से शिखर तक वही पहुंचता जी, है जिसने जी। बड़ा सोचा है। जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर अब हम आपका कुछ ना कुछ ऐसा एक किस्सा जरूर जानना चाहेंगे सर, क्योंकि जब से आप आए हो मैं बहुत उत्साहित हूँ ये जानने के लिए कि फौज में हम ये जो मूवीज वगैरह देखते हैं, हमारे अंदर एक जोश भर जाता है। अभी हम जब भी कोई देश की मूवी देखते हैं, लेकिन हम जब ये सोचते हैं कि वहां पर असली मैदान में क्या होता होगा, आई थिंक अब गहरी करके ऐसे उसका सर कोई आप किस्सा बताइए जिससे हमें भी सुनकर ऐसा लगे कि मजा आए। मैं एज ए लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ था फौज में, और 1 महीने की सर्विस के बाद ही युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ, और प्रतिदिन हमको कुछ ना कुछ नए काम मिलते थे। जैसे 3 दिसंबर की रात को हमें काम बताया गया कि आपको खालवा के ऊपर जो एक पुल है, उस पुल को डेमोलिश करना है। उस समय जब दुश्मन के टैंक की फॉर्मेशन उस पुल से करीब आधा किलोमीटर दूर रह जाए। अब सवाल ये था कि उस पुल को डेमोलिश जब आप तब करेंगे, उसके बाद में आपको इतनी दूर भाग जाना है कि पुल के टुकड़े खुद तुम्हारे ऊपर आके ना गिरे। और बारूद लगा के पहले से रखा था, खैर वो हुआ। लेकिन 8 दिसंबर को ऐसे ही 3 से 8 तक करते हुए काम अलग अलग थे। 8 दिसंबर को जो किया, उसके लिए मुझे वीर चक्र से सम्मानित किया गया। क्या अब वो क्या किया मुझे नहीं मालूम था उस टाइम। जी, मुझे एज ए प्लाटून कमांडर, मेरे अंडर में 30 सिपाही थे। ये काम दिया गया कि आपको अपर बैरी कैनाल के ऊपर एक टेम्परेरी टैंक क्रॉसिंग बनानी है, और मेरे को टाइम दिया गया 45 मिनट का। उसमें बेली ब्रिज रहते हैं। अब यही तो मजे की बात है कि यहाँ पे पुल नहीं बनते सालों साल, वहां पे पुल बनाना है 45 मिनट में। तो 45 मिनट में बेली ब्रिज रहते हैं, ट्रेनिंग पहले से ली होती है। वो उनको एक के बाद एक को जोड़ते हैं, एम्बैंकमेंट तैयार करते हैं, पुल बन जाता है। मैं पूरा इंजीनियर्स में था, क्योंकि इंजीनियरिंग करके आर्मी ज्वाइन की थी। वो पुल बना दिया। अब वो पुल को जब बनाया तो उस पुल के सामने एक गांव था। तो इस पर कैनाल के सामने गांव का नाम था चीना बेदी चंद। चीना बेदी चंद में दुश्मन ने अपनी राइफल्स को, एमएमजी को पेड़ों के ऊपर डाला हुआ था, जो दिखाई नहीं दी। उन्होंने अचानक फायर खोला, पुल तो बन गया, लेकिन जब फायर खोला तो मेरा एक सिपाही नारायण घाट तो वहीं मर गया, और 5 लोगों को गोली लग गई। मुझे गोली नहीं लगी थी। जिन 5 को गोली लगी, वो गलती से मेरे द्वारा बताए गए आरवी, जिसे कहते हैं रेंडेजोस, ये बताया जाता है कि भाई अगर कोई गड़बड़ होगी तो तुम फलां जगह पे आ जाना, उसे आर्मी कहते हैं। वो आर्मी पे आने की बजाय दुश्मन के गांव की तरफ ही चले गए, और दुश्मन के गांव में जाके फंस गए एक सरकंडे के झुंड में। मैं भी उनके पीछे कॉल करता हुआ गया, गाली देते हुए, और मैंने कहा कि चलो, बोले साहब हम तो पानी में अकड़ गए, अब तो हम अपने हथियार को भी नहीं उठा सकते, हम कैसे चलें। तो मैं वहां से चला तो मेरे से बोले कि आप चल दिए साहब हमको छोड़ के। मैंने उनसे वादा किया, अगर मैं जिंदा वापस पहुंच गया तो तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं वहां से वापस क्रॉल करके गया। मेरे पीछे मेरा बैटमैन भी था, एक सरदार गुरमेल से। हम वहां से क्रॉल करते हुए वापस आए। आधा किलोमीटर क्रॉल करने के बाद एक टैंक से कांटेक्ट हुआ, उससे बातचीत हुई। मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़ी देर के लिए कवरिंग फायर दे दें, और 10 आदमी दे दें। वहां पे हमारा
5 आदमी फंस गए हैं। बोले नो ब्लडी क्वेश्चन ऑफ गिविंग द मैन, जनरल फ्री मेंटल वाज ऑन लाइन बाय द वे। उन्होंने कहा ठीक है, ये लड़के को जो है कवरिंग फायर दे दो। तो हमें 20 मिनट का कवरिंग फायर दिया गया। हम उस 20 मिनट में दोबारा क्रॉल करके गए। उन दिनों में तकड़े बहुत थे, तो हम मैं भी था, मेरा बैटमैन भी था सरदार। हमने उन पांचों को एक ही दबा में, एक को कमर पे लादा, एक को ऐसे कोने में डाला, दूसरे कोने में डाला। उन पांचों लोगों को हम क्रॉल करते हुए ले आए। उस समय 2 इंच मोर्टार, 3 इंच मोर्टार, सब तरह के फायर हो रहे थे। ऐसा लगता था कि हर मिनट पे मौत है। लेकिन भगवान है, बच गए। उनको पांचों को ले आए, वो पांचों बच गए। अस्पताल में गए। अस्पताल में जाने के बाद उनका डाई डिक्लेरेशन लिया गया। उन्होंने कहा कि साहब एक लेफ्टिनेंट त्यागी हमको वहां से बचा के लाए थे। उनका स्टेटमेंट मेरी साइटेशन बन गया और मुझे वीर चक्र मिला। वो पांचों के पांचों जिंदा हैं। उनमें से 2 तो इतनी वो हो गए थे कि उन्हें बोर्ड आउट करना पड़ा, और 3 ठीक होने के बाद वापस यूनिट में आ गए। तो ऐसे मुझे वीर चक्र मिला। क्या बात है सर, फिर से एक सैल्यूट बनता है चाहिए इनसे। सर इस बात से मुझे एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन मन में, आप जब बात बता रहे थे तो मेरी परवरिश भी सर, मेरे फूफा जी आर्मी में थे, तो उन्होंने की है। उन्होंने, मैं बहुत छोटी थी, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, वो आज भी मेरे ज़हन में है, कि सिपाही अपने आंसू जल्दी पी जाता है। तो सर इसका मतलब इमोशंस के साथ अगर हम मतलब कुछ करते हैं तो शायद इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है आर्मी में, या फिर आप लोग इतने मजबूत हो जाते हो कि आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि गोली कहीं से भी आ रही जी 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 और किसी को कुछ भी हो सकता है। जी तो आपके साथ आपके साथी, अगर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, जी। तो आपने अपने इमोशंस पे कैसे वर्क किया सर? जब मेरे को काम दिया गया था पुल बनाने का, मैंने पुल बना दिया। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। उसके बाद में मैं वापस जा सकता था। मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं दुश्मन के गांव में जाऊं, और जाऊं तो जाऊं, वापस आ जाऊं और फिर दोबारा जाऊं, उनको लेके आऊं। ये इमोशन तो अटैचमेंट था, जबकि जितना ज्यादा अटैचमेंट हुआ भी नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ इमोशंस रहते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, अपने सिपाहियों से। तो इमोशंस रहते हैं। एक जना सी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव से गुजरते टाइम एक गाय उस गांव में बंधी हुई थी, एक उसका बछड़ा बंधा हुआ था। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि इन्होंने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, और गांव गांव खाली हो चुका था पूरा। तो पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, मैंने वो गाय का जो जेवड़ा है, वो जेवड़े को खोल दिया। उसको खोलते ही मुझे आश्चर्य ये हुआ कि गाय, बजाय जो उसका भूस और सानी एक जगह पड़ी हुई थी, बजाय वहां जाने के, उस हालत में भी पहले वो अपने बछड़े के पास गई, शायद दूध पिलाने के लिए। बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितना इमोशन है, कितना प्यार है। मैं उसके आगे 2 कदम आगे चला, तो अगला कदम जैसे ही मेरा पड़ने वाला था, पीछे से मेरे आदमी ने मुझे रोका, मोहन सिंह ने। सर, मैं पीछे रुक गया, क्या हुआ? आगे माइन लगी हुई थी। माइन एक बारूद होता है, एक एंटी पर्सनल माइन होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 पाउंड की होती होगी, 1 पाउंड से भी कम। और उसमें 1 औंस बारूद होता है। आदमी मरता नहीं, लेकिन उसमें पैर पड़ जाए तो पैर काटना पड़ता है, पैर को एम्प्यूट करना पड़ता है। ज्यादातर यही कैजुअलिटीज होती है बहुत। तो फिर मुझे लगा कि मैंने गाय की सेवा की, तो उसने मुझे तुरंत के तुरंत फल दे दिया, कि मतलब बचा लिया। तो इमोशंस के बड़े फीलिंग रहते हैं जी। इमोशंस, लेकिन इमोशंस हमको अपनी ड्यूटी से विमुख नहीं करते, पर्टिकुलरली वार टाइम डे। मकसद था। जी जी, ड्यूटी से विमुख नहीं करते। उस समय वैसे याद भी नहीं आती। ये कहना गलत है कि मुझे घर की याद आ रही, भला की याद आ रही है, क्योंकि वो सिनेरियो ऐसा रहता है युद्ध के टाइम में कि उस वक्त एवरी सेकंड यू आर इंटरेस्टेड कि मैं बचूंगा तो लड़ूंगा। जी। तो मुझे बचना भी है और लड़ना भी है, तो उसमें दिमाग फिर दूसरी जगह जाता नहीं है। तो सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि आप इंजीनियरिंग के बाद एक कंफर्टेबल करियर चूज कर सकते थे, बट आपने डिसाइड किया आर्मी में जाना। एंड आई थिंक ऐसा बोलते हैं कि स्कूल हमें पढ़ाता है लेकिन जिंदगी हमें सिखाती है। तो आर्मी ही क्यों? इंजीनियरिंग में तो बहुत सेफ करियर हो सकता था, बट व्हाई आर्मी? देखिए, हिंदुस्तान की आबादी करीब 144 करोड़ है, और फौज है करीब 13 लाख। यानी कि 144 करोड़ के 1% के 1% के 1% से भी कम। और उस 13 लाख में फौजी ऑफिसर हैं केवल 30,000।
अब आप कल्पना कीजिए कि ये 30,000 ऑफिसर पूरे हिंदुस्तान के लिए हैं, और जो आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब हैं, ये लाखों में हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझते नहीं है, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में एक लेफ्टिनेंट की ताकत एक कमिश्नर से ज्यादा हुआ करती थी। तो आर्मी ऑफिसर्स की कीमत यहाँ के पॉलिटिशियंस ने कम कर दी। अदरवाइज द टाइप ऑफ एक्सपोजर दे हैव, देयर इज नो पैरेलल टू इट, इन द सेंस कि एक लेफ्टिनेंट चाहे बेशक वो इंजीनियर हो, मौका आने पे ही कैन बिकम ए डॉक्टर, मौका आने पे ही कैन बिकम ए टीचर, बिकॉज उसको इस किस्म की ड्यूटी अलग अलग पूरे टाइम में दी जाती हैं। समटाइम्स ही हैज टू कंडक्ट समरी कोर्ट मार्शल। समरी कोर्ट मार्शल का मतलब होता है डिफेंडर भी आप ही हैं, प्रोसिक्यूटर भी आप ही हैं, और जज भी आप ही हैं। एज ए कमांडिंग ऑफिसर मैं बुलाता हूँ, पूछता हूँ बताओ तुमने ये गुनाह किया, डिफेंडर। फिर मैं उससे प्रोसिक्यूटर पूछता हूँ तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए, प्रोसिक्यूटर। और फिर मैं ही इसको सजा देता हूँ तो तुमको 6 महीने की सजा, मैं ही जज। इस किस्म के रोल, यानी कि यू आर ए जज ऑल्सो, एडवोकेट ऑल्सो, यू आर इंजीनियर ऑल्सो, मल्टीपल रोल। इस किस्म की ट्रेनिंग कहीं मिलती ही नहीं। और मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दे दूं, आपने क्या कहा कि आप अपने मन को कैसे करते हो। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर सभी युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए, ये हमारे लोग कहते हैं, वेरी नाइस। लेकिन नहीं की गई, नहीं की गई। हमने अब कहा है कि अच्छा हम एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग तो दे सकते हैं, आप मत दीजिए। मैं चूंकि ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था का नेतृत्व करता हूँ, हमने एक एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग का सिलेबस बनाया, लेसन प्लान बनाई, फैकल्टी तैयार की, 8 कोर्स चला लिए, और अगर हमको सरकार की तरफ से कहीं से मदद मिलती है तो हम इसे पूरे देश में फैला भी सकते हैं। ये मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि ये समझ में आ जाता है कि अगर आप लड़ाई के लिए जा रहे हैं और आपका मन कमजोर हुआ तो क्या आप पीछे आ सकते हैं? आप पीछे आएंगे तो पीछे से गोली लगेगी, तो फिर मजबूरी में उसे करना पड़ता है। यानी कि ट्रेनिंग से आप ट्रेनिंग से लीडर बना देते हैं। राइट। तो इसलिए मन मजबूत हो जाता है फौज की ट्रेनिंग के लिए, इसीलिए फौज की ट्रेनिंग को कंपलसरी बताया जाता था। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ट्रेनिंग के दौरान हमको कहा गया चिंडिट ऑपरेशन। शुरू शुरू में पता नहीं था क्या था, कि आप अपने पीछे करीब 25 केजी का वजन, उसके बाद में एक पानी की बोतल, आपसे कहा चलो मार्च कर रहे हैं। अब ऊपर चढ़ाई, और गर्मियों का टाइम, थोड़ी मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन चलते रहे चलते रहे चलते रहे पहाड़ पे। बस ऐसी हालत आ गई कि मैं इसलिए कदम आगे रख रहा हूँ क्योंकि मेरा आगे वाला अभी तक गिरा नहीं है। 26 किलोमीटर चला दिया, 26 किलोमीटर चला दिया। 26 किलोमीटर जाने के बाद जब बैठ गए, जब खाना वाना खा लिया, तब हमारे डायरेक्टिंग स्टाफ ने कहा क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम 26 किलोमीटर गर्मी में ऊंचाई के ऊपर हाई ग्रेडियंट में लोड लेके चल सकते थे? मैंने नहीं सोचा था। तो बोले अभी तो तुमने अपनी ताकत का 1% ही इस्तेमाल किया है, आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है, आप इसे इस्तेमाल करके तो देखो। अब मुझे बगैर ट्रेनिंग के ये बात कैसे आएगी दिमाग में? I got a goosebumps. सर आई थिंक हम आपको रोल मॉडल देखते हैं। आई थिंक एवरीबडी लुक्स एट सर एज अ रोल मॉडल। आई वांट टू नो आपका रोल मॉडल कौन रहा है? मेरे रोल मॉडल नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, एंड व्हाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो एक ऐसा आदमी था जिसके सामने पुराने और नए अगर सारे नेताओं को मिला के बिठा भी दिया जाए तो वो भारी पड़ेगा। और उसके कारण कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक आध कारण ही बताता हूँ। सबसे बड़ा कारण तो ये कि जर्मनी में जब उनको ये समझ में आने लगा कि हो सकता है हिटलर मेरे को फांसी पे चढ़ा दे, उन दिनों में सिचुएशन हो गई थी कि जिसका भी शक हो हिटलर उसको फांसी दे देता था। वहां से वो एक रबड़ की पनडुब्बी में बैठ के जापान गए, और वो 3 महीने की जर्नी, और वो जर्नी के जिसमें जाने से पहले उन्होंने खुद अपने बड़े भाई को खत लिखा, और उसके खत में ये लिखा कि भाई तुमने जैसे मेरी मदद उस समय की थी जब मैं आईएएस में सेलेक्ट हो गया था, और सेलेक्ट होके मैंने इस्तीफा दिया था, और पिताजी बहुत नाराज हो गए थे कि मेरे 10,000 रुपए इसने खराब कर दिए, ऐसे ही अब
मुझे लगता है कि शायद मैं वहां तक ना पहुंच पाऊं। अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूं तो मेरी बीवी ऑस्ट्रिया में है, उसका ख्याल रखना। ये खत उन्होंने अपने बड़े भाई को लिखा। उसमें गए और जाने के बाद वहाँ पहुंचे जापान में। जापान में जाने के बाद फिर तो वहाँ पे पासा ही पलट गया, क्योंकि उनको वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो किसी रास बिहारी बोस ने बनाई थी, उसने भी ये बड़ा मजाक किया। उसने सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने कहा, पूरी उनके सामने करीब उस समय 30,000 के करीब फौज थी, जिसको बाद में नेताजी ने 80,000 कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो आज मैं आपके सामने उसको ला रहा हूँ जो धवल चरित्र है, जो युवा है, जो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन आइडल है। और ये कह के उन्होंने पर्दे के पीछे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आगे खड़ा किया और बोले आज से तुम्हारा कमांडर ये होगा। तो जिसमें इन्होंने ही रानी की झांसी रेजिमेंट को बनाया, और जब इन्हें डिफीट करना पड़ा तब ये उस रेजिमेंट के साथ, ये चाहते तो अपनी गाड़ी में भी आ सकते थे, लेकिन अगर वो पैदल आ रही थी तो ये उनके साथ पैदल आए। और जो मुसीबतों का इन्होंने सामना किया, उन मुसीबतों का सामना किया, उनके उनके जीवन को मैंने एक किताब लिखी है, आज मेरे देश को सुभाष चाहिए। मैं ये किताब आपको भेजूंगा जिसमें मैंने सच्चाई दी है। सर, इतने सालों की जर्नी के बाद आपको सबसे ज्यादा किस चीज पे गर्व होता है आज इस वक्त? मुझे अपने बच्चों पे गर्व होता है जी। मेरा बेटा ब्रिगेडियर है ऑलरेडी, ही इज पोस्टेड इन जम्मू, ब्रिगेडियर अनुराग त्यागी। मेरा एक बेटा दुबई में है, उसने एक जॉब शुरू किया मर्चेंट नेवी में और आज प्रोग्रेस करके एक मेरीन फ्लीट कंपनी अपनी बना ली है इन दुबई। मेरा तीसरा बेटा आईआईटी दिल्ली से पास आउट है और उसने बोस्टन की नौकरी कुछ समय करने के बाद इसलिए छोड़ दी कि मैं तुम्हारे फायदे के लिए काम करूं ना, मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। वो बायोमास के ऊपर उसने अपना ही काम शुरू किया है। और मेरी बेटी का एक कोल्ड स्टोर है। आई वर्क फॉर चिल्ड्रन, आई एम प्राउड ऑफ माय चिल्ड्रन। राइट, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू हियर। आई थिंक देश का हर माँ बाप अगर अपने बच्चों पर ऐसे ही गर्व करे तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा आगे बढ़ने से कभी नहीं हिचकिचाए। राइट। जैसे जितना मैं आपको सुन रही हूँ, मेरे को ये भी लग रहा है कि बिकॉज यू आर एन ऑथर, तो आई एम श्योर आप पढ़ते भी बहुत है। बट इफ वी सी चिल्ड्रन टुडे, वो बुक्स रिप्लेस हो गई हैं स्क्रीन से, तो मोबाइल ज्यादा आ गया है, रीडिंग टाइम कम हो गया है। तो सर आप क्या बच्चों को क्या समझाना चाहेंगे? हर एक आदमी जानता है कि आप पे आंख नाक कान है, और अगर इनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो जाए तो ये आपके दिमाग के अंदर अच्छे से सेट हो जाते हैं। राजस्थान की एक झुंझुनू यूनिवर्सिटी के चांसलर मेरे क्लास फेलो थे नागपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, और बोले कि यार दिन भर तो तुम भी खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ, तुम क्लास फर्स्ट आ जाते हो, मैं पीछे रह जाता हूँ, आखिर ऐसी क्या बात है? तो मैंने उससे कहा कि मैं लिख के पढ़ता हूँ, मैं बोलता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ और फिर उसे लिखता भी हूँ। अगर आप बोल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो आपकी बॉडी के 3 हिस्से एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। जो चीज आपने एक दफा कर ली उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं हो जाएगी, वो रिटेन हो जाएगी। सो बेस्ट वे इज दिस। अगर आप केवल स्क्रीन देख रहे हैं तो सिर्फ आंखें ही काम कर रही हैं। तो इट गोज बाय कॉमन सेंस कि कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यू स्ट्रेंथ एंड कंटिन्यूटी, and coordination from 3 different organs of the body come by reading, writing and also seeing. करेक्ट। सर, जितनी ही बड़ी शख्सियत को मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, जानती हूँ, जैसे भी मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, सबके मुंह से हमेशा ये डिसिप्लिन वर्ड सुनती हूँ। तो क्या वाकई ये डिसिप्लिन लाइफ को चेंज करता है सर? यकीनन, यकीनन। लेकिन 2 बजे तक पढ़ना डिसिप्लिन के अगेंस्ट नहीं है। डिसिप्लिन ये नहीं कहता। डिसिप्लिन मीन्स केयर फॉर अदर्स, कंसर्न फॉर अदर्स। माय पॉइंट इज कि अगर किसी अपॉइंटेड टाइम पे आप 5 मिनट लेट पहुंचे हैं तो वो 5 मिनट तो आपके लेट हुए, लेकिन अगर आपको सुनने वाले वहां पे 100 हैं तो आपने 500 मिनट्स और लोगों के लॉस कर दिए। ग्रेट एग्जाम्पल। Now, this is one thing where the discipline matters. And this is in every walk of life.
चाहे ये फौज में हो या सिविल में हो या कहीं भी हो, ये तो टाइम का डिसिप्लिन हुआ. Discipline is for every walk of life. Your time discipline, your relationship with your parents, with your friends, there also there is a discipline. So you cannot breach the Lakshman Rekha. लक्ष्मण रेखा के विदिन रहना ये भी डिसिप्लिन है. और कुछ डिसिप्लिन बच्चों को सिखाना चाहिए जी. सुबह को आप बाथरूम में जब जा रहे हैं तो बाथरूम को आपने जिस हालत में एक्सेप्ट किया है, निकलते टाइम इंश्योर करो कि उस पर बैठा रहे. बिस्तर पे उठते टाइम इंश्योर करो कि रात को सोने से पहले जैसे मिला था वैसे करो, तब आगे बढ़ो. और सुबह से लेकर शाम तक जितनी एक्टिविटीज होती हैं, हर एक्टिविटी में क्या करना चाहिए ताकि ये ना हो कि कोई दूसरा मुझे कहे now this is concern for others, this is also discipline. So discipline is in every walk of life. It is necessary. It is mandatory. It is critically necessary. इसकी तो चिल्लाती हुई आवश्यकता है लाइफ में ही. दरअसल डिसिप्लिन को एक वर्ड में आप अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या कहेंगे? कंसर्न फॉर अदर्स. कंसर्न फॉर अदर्स. सर मैं आपको कुछ कुछ वर्ड्स देती हूँ एंड आई वांट कि आप एक या दो वर्ड्स में उनको डिफाइन करें. इंडिया. ए कंपोजिट कैरेक्टर. ऑलराइट. टीचर. The one who teaches you values in life. ग्रेट. एन आर्मी ऑफिसर. A role model for the rest of the country. ओके. सक्सेस. Satisfaction. एंड फेलियर. Learning platform. ओके. लीडरशिप. Looking after your juniors. ऑलराइट. फ्रीडम. डोंट मिसयूज. Very right. Freedom talking to me. I'm learning from you. I'm learning from you. Don't miss you. मदर. Mother के लेके आगे everything starts from mother. मैं तो I consider the solace for everyone, for every incident is your mother only. हाँ जी जी जी. सर अगर जिंदगी दोबारा मौका दे आपको, अभी कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आपको ऐसा कहें कोई ऋषि मुनि आकर कि आपको दोबारा जन्म लेना है, तो आप क्या बनना पसंद करोगे? कर्णन तीची त्यागी या आपकी कोई अपनी अपनी खुद की और इच्छाएं हैं? मतलब क्या बनना चाहोगे आप? नहीं अगर कुछ मैजिक हो जाए तो? अगर कोई मैजिक हो जाए, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही आपने. होना चाहिए मैजिक. I would like to repeat. I'm very happy. As a military officer, I have realized there is no other profession which can be compared to it. It cannot be called that it is a service. It is not a service. In military, you are a patriot. You are working for the nation. Hence, I consider, I would like to repeat, I would not like to become a politician. I would like to become a leader. Every art military officer is a leader. Hence, I consider I would like to repeat it. I wish to tell you a few things from my side. Yes. Now, since you have called me today, I want to give 2-3 messages for the youth. Yes. हमारे सैनिक स्कूल के बच्चों, मैं आपके सामने 2-3 बातें रखना चाहता हूँ. सबसे पहली बात तो ये, क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग, जो दिखाई देता है उसके ऊपर सवाल करो. से आपके धर्म गुरुओं ने, आपके माता पिता ने, आपके बड़ों ने आपको सिखाया दया, क्षमा, प्यार, करुणा, मोहब्बत, सहनशीलता. अच्छी बात है. सहनशीलता व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है, लेकिन उन्हीं धर्म गुरुओं ने आपको ये नहीं बताया कि व्यक्तिगत चरित्र में और राष्ट्रीय चरित्र में फर्क होता है. वो सहनशीलता जो आपके व्यक्तिगत चरित्र में, परिवार में, समाज में 100% होनी चाहिए, वो सहनशीलता राष्ट्रीय चरित्र में 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. एक सवाल पूछता हूँ, अगर पृथ्वीराज चौहान ने सहनशीलता दिखाते हुए पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता. हमारे किसी धर्म गुरु में ईमानदारी से ये हिम्मत हुई ये कहने की कि पृथ्वीराज चौहान ने जो किया वो गलत किया, उसको ये अधिकार ही नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र में सहनशीलता 0 होनी चाहिए. इस बात को आप समझिए. अब मैं आपको एक दूसरी बात बोलता हूँ.
आप सब जानते हैं कि हमारे भारत का संविधान है, बहुत लोग वो किताब को हाथ में लेके घूमते रहते हैं। उस संविधान में आप जानते हैं कि उसमें एक प्रियम्बल है, उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसमें आपके राइट्स हैं। क्या आप जानते हैं कि उसमें आपकी ड्यूटीज भी हैं? उसी संविधान की धारा 51A, आई रिपीट, क्लॉज 51A में आपकी 11 कर्तव्य दिए हुए हैं। क्या आपको मालूम है? अच्छा, नहीं मालूम है तो अब आप इन्हें पढ़ें। मैं एक आध दो का आपके सामने जिक्र करता हूं। जैसे उसमें एक कर्तव्य है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, यानी बस को जलाना, रेल को जलाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना या उसका तोड़ना फोड़ना, क्या वो देश की प्रॉपर्टी, यानी कि क्या वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है? क्या ये करेक्ट है? और अगर ये करेक्ट है उसको तो रोकना नहीं चाहिए। यानी कि इस किस्म की एक्टिविटीज को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप खुद तो करेंगे ही नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देंगे, ये आपकी उन 11 ड्यूटीज में से एक है। अब आप इसको समझे। मैं एक ड्यूटी का और जिक्र करता हूँ। डू नॉट बी derogatory टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। अब ये तो ड्यूटी है, लिख दिया, इतना कहने से समझ में आ जाएगा? अगर समझ में आ गया होता तो आज वो ना हो रहा होता जो हिंदुस्तान में हो रहा है। मैं आपके सामने एक छोटा सा कहानी सी सुना देता हूँ। लोगों ने पूछा ऋषि मुनियों से कि भगवान क्या है। ऋषि मुनियों ने कहा भगवान पूर्ण है। तो पूछा कि पूर्ण क्या है? ऋषि मुनियों ने कहा पूर्ण वो है कि पूर्ण में से पूर्ण को घटाओ तो पूर्ण ही बचता है। तो लोगों ने कहा कि ये तो समझ में नहीं आया, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा। बोले नहीं, ये समझिए कि एक महिला है, वो पूर्ण है। हाँ, वो महिला एक बच्चे को जन्म देती है, बच्चा पूर्ण है। हाँ, पूर्ण में से पूर्ण घटने के बाद भी महिला पूर्ण ही रहता है। हाँ, तो बोले महिला ही भगवान है। अगर आप ये समझाएंगे बच्चों को या खुद समझ लेंगे तो फिर वो नहीं होगा जो आज दुनिया में हो रहा है। उन्हीं ड्यूटीज के अंदर एक ये भी ड्यूटी है कि अंधविश्वास से बचो। बी साइंटिफिक, यस, बचना चाहिए, लेकिन रीजन और लॉजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की। मैं एक सवाल पूछता हूँ। हमारे यहाँ एक प्रथा थी, और वो प्रथा ये थी कि जब नव दंपत्ति शादी होने के बाद घर आते थे तो उनसे कहा जाता था कि आप जाड़ों के दिनों में छत के ऊपर जाकर सप्तऋषि का दर्शन करें। और ऐसा माना जाता था कि जो दंपत्ति ऐसा करते थे उनका वैवाहिक जीवन खुशी से गुजरता था। अब ये तो एक प्रथा हो गई। अब इसको अगर कुछ साइंटिफिक लोग कहने लगे कि ये अंधविश्वास है तो इसे डिकोड करिए। जब दो अनजान वर और वधू मिलकर एक काम करेंगे सप्तऋषि को देखने का तो समन्वय पैदा होगा। इसी को तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दूसरी बात, जब वो छत के ऊपर जाएंगे जाड़ों के दिनों में तो वातावरण को सहन करने की शक्ति डेवलप होगी। तीसरी बात, जब वो दूर की आकाश में सप्तऋषि को देखेंगे तो दूर की चीज को टकटकी लगाकर देखने से आंखों की ज्वाला प्रचंड होती है। ये साइंटिफिकली ट्रू है। और जब उन्हें ये पता लगेगा कि उस सप्तऋषि में छठा तारा गुरु वशिष्ठ का है, बराबर में उनकी पत्नी अदिति का है, तो ब्रह्मांड का ज्ञान पैदा होगा। यानी बगैर किसी चीज को एनालाइज किए हुए ये कह देना कि ये अंधविश्वास है, ये भी गलत है। और अंधविश्वास को साइंटिफिक मान लेना ये भी गलत है। मगर इन दोनों चीजों के अंदर फर्क पैदा करना ये आपके ऊपर है। लिहाजा माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग। हर चीज के ऊपर सवाल पूछो और फिर समझो। ऐसे ही जो मैंने अभी जिक्र किया कि 15 अगस्त को दे दी हमें आजादी बिना कड़क बिना ढाल। अरे क्या ये सच है? क्या किसी ने माना? तुम्हारे माँ बाप ने कहा 15 अगस्त को आजादी मिल गई, उन्होंने कहा, आपने मान लिया, 2-4 और लोगों ने कहा, सारा हिंदुस्तान कहने लगा। क्या हम किसी बात को इसलिए मान लें कि पूरा हिंदुस्तान मान रहा है?
या इसलिए मान ले कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने कह दी, या इसलिए मान ले कि 1947 से कहीं चली आ रही है। हम किसी बात को तब मानेंगे जब वो सच्चाई की कसौटी पे खरी उतरेगी, मेरे गले के नीचे उतरेगी। अब आप इसका विश्लेषण कीजिए। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एडमंड एटली, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लाके यहाँ कह रहे हैं, और उन्होंने ही हमारी आज़ादी के दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। लिहाजा आज से समझ ले, जो आज़ादी मिली वो चाहे कैसे मिली, गांधी जी की वजह से नहीं मिली। जी हाँ, मैं ये मैसेज हर जगह देता हूँ। मेरा कहना ये है कि आज हिंदुस्तान में एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसके ऊपर सारा हिंदुस्तान एक हो। हम बटे हुए हैं, चाहे वर्ग के नाम पे, चाहे स्थान के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, यानी हम किसी एक बिंदु पर भी एक नहीं है। मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ। ज्यादातर वीर चक्र युद्ध के मैदान में मिलता है, मरणोपरांत मिलता है, थोड़े बहुत हैं जो जिंदा हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मेरा सुझाव है कि क्या हम ये तय नहीं कर सकते आज, भगवान को साक्षी मान के, कि हम आज से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, इन सब चीजों को बड़ी इज्जत के साथ कुछ समय के लिए अवकाश दें, और आपसी अभिवादन में, म्यूचुअल ग्रीटिंग्स में जब एक दूसरे के साथ मिले तो जय हिंद बोले और जय हिंद बुलवाएं। अब कल्पना कीजिए कि जब आप जय हिंद बोलते हैं तो आपके दिमाग के चारों तरफ 2-4 सेकंड तो देश प्रेम और देशभक्ति की भावना रहती है। अगर हिंदुस्तान के सारे लोग पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ कई कई बार दिन में जय हिंद बोलेंगे और जय हिंद बुलवाएंगे, तो शब्द कभी ब्रह्मांड में मरते नहीं है, उनका मैग्नेटिक वाइब्रेशन बराबर गुंजायमान होता रहता है। इस देश के अंदर देशभक्ति भी प्रारंभ हो जाएगी, एकता भी प्रारंभ हो जाएगी, नेशनल इंटीग्रेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग भी प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आपके अभिवादन में जय हिंद बोलो। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर, जय। बहुत 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 खुश सर, बहुत मेरा दिल बहुत एकदम प्रसन्न हो रहा है, और बड़ा मेरे को ये बहुत, मैंने इतनी मोटिवेशन है इस बात सर, मैंने 50-60 पॉडकास्ट किए होंगे। मैं आपको बोलती हूँ कि सब खड़े होके ये रहे सबसे बेस्ट पॉडकास्ट। अच्छा सर, थैंक यू सर, मैंने आपसे सच में ही आज बहुत 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 कुछ, सबसे वंडरफुल, सबसे बेस्ट पॉडकास्ट सर। ओ सर, थैंक यू अपना समय दे दीजिए। मैम, ओवर टू यू। Yes, I think to the viewers, I think एक नई बिगिनिंग हुई है आज हमारी। नमस्कार नहीं, गुड बाय नहीं, जय हिंद। एंड मेरा सवाल आप सबसे ये है, अ क्वेश्चन दैट आई एम लीविंग यू विद, कि अगर आपको एक वैल्यू पास ऑन करनी है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, तो वो आप क्या वैल्यू पास ऑन करेंगे, या आप हमें कमेंट्स भी बताइए जिससे कि डिस्कशन चलता रहे। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप लीडिंग। जय हिंद।